नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। और आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। हो जाए आर पार। क्यों कह रहा है ऐसा, क्यों किया जा रहा है ऐसा? क्योंकि एक तरफ है अकबरुद्दीन ओवैसी जो बार बार धमकी देते हैं, लेकिन एक बार फिर 15 मिनट वाली धमकी दे रहे हैं। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन दी तो ओवैसी बंधुओं के पेट में दर्द होने लगा है। आज इसी पर एक्सरे रिपोर्ट हमने तैयार की है दर्शकों, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आते हैं वैसे वैसे तुष्टीकरण किया जाता है। और जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया, तब से इस नारे को जनता के सामने विपक्ष की तरफ से गलत तरह से पेश करने की कोशिश भी हो रही है। और इस नारे के जरिए योगी तो सबको एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के कुछ नेता हैं जो इसके ठीक उलट, यानी इसे योगी की समाज को बांटने की कोशिश बता रहा है राजनीति के चलते। अब यहां यह समझना होगा दर्शकों आपको कि आखिर यह सब कुछ क्यों हो रहा है। इसकी वजह है चुनाव दर्शकों, चाहे वो उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव हो या महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव। विपक्ष में खौफ है, डर समा गया है। डर है बीजेपी से हार जाने का, क्योंकि हरियाणा में हुआ, इसलिए विपक्ष सभा आयोजित करता है चुनाव प्रचार करने के लिए। लेकिन वहां पर बात बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की ही की जाती है। पूरी सभा, पूरा भाषण योगी आदित्यनाथ पर केंद्रित होता है। सोचिए जरा, क्योंकि पूरे कार्यक्रम के दौरान बात सिर्फ योगी के दिए बटोगे तो कटोगे के नारे पर आकर टिक जाती है। और योगी के बयान पर सियासत करने वालों की लिस्ट में आज जिसका नाम जुड़ गया है वो है AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में मतदान से पहले जहर उगलना शुरू कर दिया है दर्शकों। मुसलमानों को वोट के लिए भड़का रहे हैं, अब पैंतरे चल रहे हैं। सुनिए जरा वो कैसे मुस्लिम भाइयों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, सुनिए जरा। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा, बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? इसका जवाब दो मुझे। अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? ये तकरीर आपने सुन ली, सुना आपने कैसे अकबरुद्दीन ओवैसी। लेकिन आज हम सवाल पूछना चाहते हैं आपसे कि ये क्लिप देखकर आपको इनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी नजर आती, इनकी भाषा पर गौर करिए थोड़ा सा। देश के प्रधानमंत्री और एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी भाषा से पता लगता है क्या छोटे ओवैसी अदब भूल गए हैं, क्योंकि मोदी योगी को कोसते कोसते अकबरुद्दीन ओवैसी सारी हद पार कर रहे हैं। सियासत में आगे निकलने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कहां तक जायज है, क्योंकि जिस तरह ये शब्द बोल रहे हैं वो कहां तक जायज हैं, आज सवाल खड़ा होता है। और संभाजी नगर में ये चुनाव प्रचार के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी का एक एक जेस्चर कैसा है, आज हमने दर्शकों इसका एक्सरे किया है। और एक्सरे करना इसलिए जरूरी था क्योंकि एक तरफ है योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ कौन है, अकबरुद्दीन ओवैसी। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी आज योगी आदित्यनाथ और पीएम के लिए क्या कह रहे हैं वो इस रिपोर्ट में समझिए। बेखौफ होकर
बेबाकी के साथ इज़ारे हक को बयान किया और सिर्फ आपसे अगर इल्तिजा की, आपसे दरखास्त की और आपसे अगर गुजारिश की तो सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद, इत्तेहाद और इत्तेहाद कहा। ये अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई। ये बड़े मियां की तरह ही हैं। ये भी भड़काऊ भाईजान की तरह जहरीले बयान देते हैं। ये कहने को तो संभाजी नगर में चुनाव प्रचार करने गए थे, लेकिन यहां इन्होंने जहर घोलने के अलावा कुछ नहीं किया। इस प्रचार के दौरान छोटे ओवैसी ने इत्तेहाद का जिक्र किया, यानी एकजुट होने का। ये वही हैं जो योगी आदित्यनाथ पर बांटने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन खुद भाईजानों को एकजुट करने की आवाज बुलंद कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा, बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? इसका जवाब दो मुझे। अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? अकबरुद्दीन के इन बयानों को सुनकर तो यही लगता है कि कहने को तो वो चुनाव प्रचार करने गए थे, लेकिन वो भड़काऊ राजनीति में लगे हैं। उनके हाव भाव, उनकी भाषा ने हवा में जहर घोलने का काम किया है। हमारे वजूद के जरिए हमको खत्म करने वालों को यह पैगाम देना चाहता था कि यह मुल्क जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है, सर पे पगड़ी बांधने वाले का है, उतना ही ये मुल्क चेहरे पे दाढ़ी रखने और सर पे टोपी पहनने वाले का भी है। अकबरुद्दीन का एक एक शब्द बताता है कि कैसे वो समाज को बांटने के मंसूबा लिए वहां पहुंचे थे। ना सिर्फ उनकी जुबान जहरीली थी, बल्कि उनका हर हाव भाव सवालों में है। जनता के बीच मुट्ठी बांधकर ताकत का प्रदर्शन करना हो, या उंगली दिखाकर चेतावनी देने की बात हो, या फिर चेहरे पर क्रोध, जिसे देखकर भाईजान उकसावे में आ जाएं और महाराष्ट्र का चुनाव हिंदू मुसलमान पर सिमट कर रह जाए। क्या ये सारी कोशिश तुष्टीकरण की? क्योंकि अकबरुद्दीन के बयान सुनकर इतना तो साफ हो गया कि बेशक ये चुनाव प्रचार के लिए संभाजी नगर पहुंचे। अपील जनता से चुनाव में उनकी पार्टी को वोट देने की थी, लेकिन दबंगई और गुंडागर्दी इनके व्यक्तित्व का शायद हिस्सा सा हो गई। ये आरोप बेशक योगी आदित्यनाथ पर बांटने का लगा रहे हैं, सियासत है लगाने, लेकिन ऐसा जहर घोलकर, भड़काऊ बयानबाजी करके, एक बयान को हिंदू मुसलमान से जोड़कर खुद वो समाज को बांटने का काम कर रहे थे। अकबरुद्दीन ओवैसी चीख चीख कर कह रहे थे कि ये मेरा हिंदुस्तान है, लेकिन वो बराबर मुसलमानों के साथ साथ सभी धर्मों को भड़काने की साजिश कर रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक, चुनावों में बीजेपी को पछाड़कर जीत की ओर आगे बढ़ना। इसलिए ये कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। सुनिए जरा कैसे छोटे ओवैसी सभी धर्मों के लोगों को उकसाते हैं, भड़काने का काम करते हैं। सुनिए जरा। मैं अकबर ओवैसी मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान इस मुल्क का किराएदार नहीं है। मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी, ऐ योगी, जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान न तेरी जागीर है न मेरी जागीर है। हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी हर मजहब के मानने वालों का है, किसी एक का नहीं है।
लेकिन विपक्ष में रहते हुए इस तरह के आरोप अकबरुद्दीन ओवैसी लगा रहे हैं, भड़का रहे हैं। इसका एक और सबूत मैं आज आपको देने वाला हूं। वो सबूत है 15 मिनट वाली जूनियर ओवैसी की ललकार, धमकी, जो ये बता रही है कि अकबरुद्दीन अपने पुराने ट्रैक पर हैं। आज से 13 साल पहले, याद है आप, अकबरुद्दीन ओवैसी ने जैसा बयान दिया, आज भी ठीक उसी तरह का बयान, यानी इन 13 सालों में कुछ भी नहीं बदला है। हालात नहीं बदले हैं, सब कुछ वही का वही है। कुछ बदला है तो सिर्फ तारीख बदली है, साल बदला है, क्योंकि कैंपेनिंग खत्म होने के 15 मिनट बाकी होने का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन ललकार वही 15 मिनट वाली है। दर्शकों, 15 मिनट वाली कैसी ये ललकार है, कैसे ललकार रहे हैं, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता। चल रही है, मगर क्या गूंज है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज फिर 15 मिनट का जिक्र कर दिया। उनके इस विवादित बयान के बाद उठी इस गूंज ने फिर यह साबित कर दिया कि अकबरुद्दीन ओवैसी नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ तो काम किया है। एक बार फिर वो अपने मजहबी मंसूबों में शायद कामयाब हो गए। इसलिए तो जूनियर ओवैसी के इस विवादित बयान को 13 साल पहले दिए गए भाषण से जोड़ा जा रहा है। 2012 में भी अकबरुद्दीन ओवैसी ने 15 मिनट वाला भड़काऊ बयान दिया। तब भी चुनाव थे और अब भी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। ये बयान देकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिंदुओं को चैलेंज कर दिया है, मुसलमानों को उकसाया है। इस विवादित बयान के कारण उन पर केस भी दर्ज हुआ था, उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन बाद में कोर्ट ने उन्हें संदेह के आधार पर बरी कर दिया। चुनावों का शंखनाद हुआ तो छोटे ओवैसी ने फिर मोर्चा संभाल लिया है। फिर अपने पुराने ट्रैक पर लौटते ही फिर से मजहबी पाठशाला खोल दी है और अपने शब्दों से, अपने हाव भाव से फिर से बांटने का बीज बोना शुरू कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ वोटों के लिए। अकबरुद्दीन ओवैसी का चुनाव से ठीक पहले 15 दिन पहले दिया गया यह बयान यूं ही नहीं है दर्शकों। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जनसभाएं करने वाले, इसलिए भड़क रहे हैं। वहीं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को 40 चुनावी रैलियां कर ली, क्या इसलिए भड़क रहे हैं? और सीएम योगी भी महाराष्ट्र चुनाव के लिए 15 सभाएं करेंगे, इसलिए ये भड़क रहे हैं, जिनमें वाशिम, मुर्तिजापुर, तेओसा विधानसभा क्षेत्र हैं, जहां आज योगी ने विशाल जनसभाएं की। और योगी और बीजेपी के तमाम फायर ब्रांड नेताओं इन्हीं ताबड़तोड़ रैलियों ने सबकी धड़कनें बढ़ा दी हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी शामिल है और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम भी शामिल है। लेकिन कैसे ये अब तुष्टीकरण की बात करने लगे हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बाद हरियाणा चुनाव में सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन दी।
इस लाइन का सीधा असर चुनाव परिणामों में देखने को मिला और सारे विपक्ष के दावे हवा हवाई साबित हो गए। भाईजान से लेकर जाति कार्ड खेलने वाले भी अब उसी लाइन पर आ गए हैं, जिसका एक के बाद एक उदाहरण यूपी से सामने आ रहा है, जहां अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने नया पोस्टर निकाला है। यूपी में पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है, लेकिन सीएम योगी का विजन क्लियर है और उनका लक्ष्य सिर्फ एक है, वो है जीत। इसलिए वो यूपी के साथ महाराष्ट्र में जिम्मा संभाले हुए हैं। महाराष्ट्र के वासिम से चुनाव प्रचार की शुरुआत में ही उन्होंने बटने वाली लाइन तो बोली ही, साथ ही महाविकास आघाड़ी गठबंधन को नया नाम दे दिया। एक तरफ यह गठबंधन है और दूसरी ओर महाआघाड़ी के रूप में महाअनाड़ी गठबंधन है। एक तरफ सारा विपक्ष है जो बटने का अपना मतलब बता रहा है, लेकिन छोटे भाईजान भी कटने की बात कह रहे हैं, लेकिन उनके कटने में मजहबी साजिश की बू आ रही है। एक तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, जहां मोदी योगी को ललकारा है, तो योगी ने महाराष्ट्र की ही धरती से उन्हें सटीक जवाब दे दिया है। दर्शकों, उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी को बता दिया कि जिस हिंदुस्तान को वो अपना बता रहे हैं, उसी देश में कुछ भाईजान ऐसे भी हैं जो हिंदू त्योहारों को टारगेट पर लेते हैं, शोभा यात्रा को रोक देते हैं, हनुमान चालीसा के पाठ से उन्हें दिक्कत होती है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया कि जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं, उन्हें जो पसंद हो वो वहां जाए, लेकिन पूजा पाठ में बाधा ना बने। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। जब बजरंगबली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंगबली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। अकबरुद्दीन ओवैसी ये बात कह रहे हैं, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि हिंदू मुसलमान करने से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। और अगर उन्हें हमारे ये शब्द फिजूल लग रहे हैं, तो मैं आज आंकड़े बताता हूं। वो 2019 विधानसभा चुनाव के नतीजे उठाकर देख सकते हैं। हिंदू मुसलमान करना उन्हें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 44 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन केवल 2 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाए। और इस बार एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र में 16 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। दर्शकों, जिसके प्रचार के लिए दोनों भाई फिलहाल महाराष्ट्र में हैं। हालांकि अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना के चंद्रयान गुट्टा से 6 बार के विधायक, लेकिन जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, उससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह दर्शकों कि मुसलमानों को भड़काने की साजिश में अकबरुद्दीन ओवैसी क्या अकेले हैं? नहीं, अकेले नहीं हैं। उन्हें मौलानाओं का पूरा साथ मिल रहा है। कई मौलाना भी महाराष्ट्र के वोटर्स को भड़काने में लगे हैं, भटकाने में लगे हैं, गलत तथ्य सबके बीच रख रहे हैं। आज उनका भी एक्सरे कर दिया, देख रहे हैं ना आप। इनमें मौलाना सज्जाद नोमानी शामिल हैं। लेकिन पहले आप सुनिए वो किस तरह से भटका रहे हैं। तमाम महाराष्ट्र के वोटरों से ये अपील करना चाहता हूं कि वो आने वाले चुनाव में 100% वोट डालें। कोई वोट ऐसा न रह जाए, वैलिड वोट जो पड़े ना। इस बात की भी अपील करता हूं कि अपने वोट्स को तकसीम न होने दें, विभाजित न होने दें। बहुत से कैंडिडेट खड़े किए जा रहे हैं, डमी कैंडिडेट्स हैं। जो लोग उनको खड़ा कर रहे हैं, उनका मकसद उनको जिताना नहीं है, बल्कि उनके जरिए से वोट काटना है, या मुसलमानों का या दूसरे कमजोर तबकात का। सुन लिया, ये तुष्टीकरण जारी रहेगा, लेकिन आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, क्योंकि चुनावों में जीत हार इसी तरह से होती है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और आज एक और बड़ा चुनाव हुआ है दर्शकों। बड़ा चुनाव अमेरिका का, जहां डोनाल्ड ट्रंप की जीत हासिल हुई। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदू ट्रंप कार्ड चला,
और इस वजह से उनकी जीत हुई है। ये जो कार्ड्स आप देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है। आज इसी की एक्सरे रिपोर्ट हम लेकर आए हैं, क्योंकि आपने ये तो दिन भर देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति भी बनेंगे, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हिंदू इसमें सबसे बड़ा रोल कैसे निभा रहे हैं। क्योंकि आज दुनिया भर में एक ही बात की चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स और गली मोहल्लों में इसी बात का जिक्र है कि अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव कैसा रहा। सुपर पावर अमेरिका को आखिरकार अपना नया राष्ट्रपति तो मिल गया है दर्शकों। अमेरिका में ट्रंप कार्ड चल गया है और डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति चुने गए। लेकिन ट्रंप की इस जीत के पीछे एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर हैं। इस जीत के पीछे एक नाम वो भी है जो ट्रंप के लिए जीत का इक्का साबित हुआ है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि राम है ट्रंप की जीत के पीछे, लेकिन आगे इन फैक्टर्स को बताएंगे, नाम भी बताएंगे। उसके पहले आज आपको बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को हरा दिया है। दूसरी बार अमेरिका में ट्रंप सरकार की वापसी हुई। लेकिन आज सबसे पहले मैं आपको आंकड़े बता देता हूं, जो सबसे ताजा आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं अमेरिका चुनाव से जुड़े हुए। आइए जरा आपको दिखा देते हैं। अभी इस समय 279 पर रिपब्लिकन यानी ट्रंप, बहुमत का आंकड़ा 270 था, आगे निकल गए। कमला हैरिस काफी पीछे रह गई हैं, डेमोक्रेटिक्स काफी पीछे रह गए। लेकिन इस जीत के कारण क्या रहे, इस जीत के फैक्टर्स क्या रहे, आज मैं आपको यह बताने वाला हूं। क्योंकि बहुमत का आंकड़ा तो छू लिया है, लेकिन कैसे यह बहुमत का आंकड़ा छुआ, कैसे ट्रंप ने जीत हासिल की, देखिए। I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. It's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. डोनाल्ड ट्रंप जीत गए दर्शक, और ट्रंप की इस जीत में हिंदू कार्ड जमकर चल गया है। क्योंकि नतीजों के ऐलान से पहले ही आपको बता रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदू वाली लाइन पकड़ ली। समझिए, बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज में और उन पर अत्याचार हो रहा था, ट्रंप ने इसकी आलोचना की। देखिए जरा, हालांकि यह पहला मौका नहीं था जब ट्रंप हिंदुओं के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। पहले भी कई मौकों पर डोनाल्ड ट्रंप हिंदुत्व प्रेम दिखा चुके हैं। जब दिवाली का मौका था तो ट्रंप ने बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था उसकी बात उठाई। साथ ही उन्होंने बाइडेन सरकार पर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे थे उसकी चुप्पी को लेकर हमला बोला और सवाल उठाया। यहीं से हिंदू हित की बात करने वाले ट्रंप को फायदा मिलने की उम्मीद जगी थी, और मिला भी। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। जिस तरह भारत में 2024 के चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा जमकर चला, उसी लाइन को पकड़कर डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहे थे। नतीजे आने से कुछ दिन पहले दिवाली का मौका था। इसी मौके को भुनाते हुए ट्रंप ने पहले तो दिवाली की बधाई दी और फिर बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार का मुद्दा उठाते हुए ट्रंप ने सरकार को भी घेरा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर खुलकर अपनी बात कही। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब हिंदुत्व के नाम पर मैदान फतह किया हो। वाकया साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव का था, जब ट्रंप का मुकाबला पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के साथ था, जिसमें तमाम रेटिंग में ट्रंप पीछे थे। मगर इस बार की तरह जब ट्रंप ने हिंदुत्व कार्ड खेला तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का पासा पूरी तरह पलट गया था। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan.
इसके अलावा हिंदुत्व की राजनीति के सबसे बड़े चेहरा रहे पीएम मोदी के साथ खुद के जुड़ाव को भी ट्रंप भुनाने से नहीं चूके थे। Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House. That I can guarantee you, that I can tell you. साल 2016 में हिंदुत्व के नाम पर जिस तरह ट्रंप ने मैदान फतह किया, उसी लाइन को पकड़ते हुए एक बार फिर अमेरिका में ट्रंप ने वापसी कर ली है, क्योंकि ट्रंप अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदू एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में करीब 30 लाख हिंदू रहते हैं। अब ट्रंप ने तो ये कार्ड चल दिया था, लेकिन कमला हैरिस भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि आखिर हुआ क्या। इधर ट्रंप का हिंदू प्रेम, इधर कमला हैरिस का दिखावा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा था उसकी ट्रंप ने निंदा, लेकिन इधर हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर कमला हैरिस चुप रही और उनके उपराष्ट्रपति रहते ये सब हुआ। हिंदुओं से उन्होंने प्यार की बात कही जो हमने आपको सुनवाई। इधर हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ तो शेख हसीना ने अमेरिका को ही घेरा, और इधर हिंदुओं के साथ होने की बात ट्रंप लगातार करते हैं। लेकिन कमला हैरिस, जिनके साथ इल्हान उमर हैं, जो इनकी समर्थक हैं, ये भारत विरोधी हैं, 370 को लेकर भी आवाज उठाई थी। अब सोचिए आप, इतनी सारी बातें हो रही, लेकिन ट्रंप अपने हिंदू कार्ड पर डटे हुए थे, क्योंकि हमने आपको बताया कि हिंदुओं की संख्या अमेरिका में बहुत ज्यादा है। और अमेरिका के चुनाव में एक और बड़ी चीज थी आज, 7 स्विंग स्टेट्स, ये आप दिन भर से सुन रहे हो, इनका विशेष महत्व है दर्शक। स्विंग माने ये कहीं भी चले जाते हैं, कभी इधर कभी उधर, इसलिए कहा जाता है इन्हें स्विंग स्टेट्स, क्योंकि इन राज्यों में पार्टी समर्थन लगातार बदलता रहता है, जिससे ये राज्य राष्ट्रपति का भाग्य तय करते हैं। अब स्विंग स्टेट्स में कितनी सीट्स होती हैं? 93 इलेक्टोरल सीट्स होती हैं, जो किसी भी पार्टी की जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और इन स्विंग स्टेट्स में काफी संख्या में भारतीय रहते हैं, और जिस तरह ट्रंप हिंदुओं को लेकर अपना रुख रखते हैं, इसका असर हमें चुनाव में भी दिखाई देता है। और ट्रंप ने स्विंग स्टेट्स में क्लीन स्वीप किया है दर्शकों, यानी वो भारतीयों की बात करते रहे, वो हिंदुओं की बात करते रहे, इसलिए स्विंग स्टेट्स ने उन्हें जिताया है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि स्विंग स्टेट्स में क्या हुआ है, क्या परिणाम है इसका। ये देखिए आप, जिसमें विस्कॉन्सिन में 10 ट्रंप के खाते में गए, रिपब्लिकन्स के खाते में। मिशिगन में 15 आ गए, डेमोक्रेट्स यहां पर नहीं जीत पाए। पेंसिल्वेनिया भी 19 इलेक्टोरल वोट्स थे जो उनके खाते में गए। नेवादा में 6, ये भी रिपब्लिकन्स ने जीते हैं दर्शकों। एरिजोना में 11, ये भी आखिरकार रिपब्लिकन्स के खाते में गए। और जॉर्जिया में भी 16 इलेक्टोरल वोट्स जो गए रिपब्लिकन्स के खाते में। नॉर्थ कैरोलिना, यहां भी रिपब्लिकन्स यानी डोनाल्ड ट्रंप ने बाजी मारी और जीत दर्ज की है। यही स्विंग स्टेट्स जो डोनाल्ड ट्रंप के खाते में गए हैं। लेकिन आप सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का रण जीत चुके हैं और अब जल्दी उनकी कैबिनेट का ऐलान भी हो सकता है। लेकिन आज मैं आपको जो बता रहा हूं, कई ऐसे नामी चेहरे जिनको जगह मिल सकती है, लेकिन इसमें एक नाम ऐसा है जो हम शुरुआत से कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत में राम का हाथ है। यह है वो नाम, भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी। शुरुआत में हमने इसी इक्के का जिक्र किया था दर्शक, यही है वो नाम। रिपब्लिक पार्टी से पहले विवेक ने भी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने की दावेदारी पेश की थी, लेकिन बाद में कैंपेन खत्म कर वो ट्रंप को सपोर्ट करने लगे और ट्रंप के लिए इलेक्शन कैंपेन भी करते हुए दिखाई दिए, उनकी नीतियों का प्रचार भी किया। कई मौकों पर डोनाल्ड ट्रंप ने विवेक की तारीफ की। एक बार तो ट्रंप ने कैबिनेट में शामिल करने की इच्छा भी जाहिर की थी। अब इंतजार है, क्या वो अपनी कैबिनेट में विवेक रामास्वामी को रखेंगे? सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था। One day he came up to me, he goes, "You know, I don't think I'm going to beat you." I said, "You're not going to beat me. You're not going to." But he's a great guy. I mean, he's really smart, and I hope he's going to be involved in our administration. I do hope that. Because we can put him in charge of one of these big monsters, and he'll do a better job than anybody you can think of. So, Vivek, please, thank you very much. Vivek is a great guy. Thank you. लेकिन अब मैं आपको वो ट्रंप कार्ड बताने वाला
वो ट्रम्प कार्ड जो अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए ही चलने वाले हैं। ट्रंप की सेना कैसी रहने वाली, आइए इधर आपको दिखाता हूं। पहला नाम उसमें है विवेक रामास्वामी का। ये वो चेहरा है जिन्होंने जीत दिलाई। जेडी वैंस, इनका भी ताल्लुक, इनकी पत्नी का ताल्लुक भारत से है। तुलसी गबार्ड, ये भी भारतीय मूल की हैं दर्शक। निकी हैली भी बहुत बड़ा रोल निभाने वाली हैं। इसलिए हम बता रहे हैं आपको, ट्रंप की सेना आगे चलकर बहुत बड़ा रोल निभाएगी और यही अब अमेरिका में पावरफुल नजर आएंगे। लेकिन बड़ी बात क्या दर्शक, एक के बाद एक ट्रंप हर चीज को भांपते गए। इसका फायदा उन्हें अमेरिका के चुनाव में मिला। एक और बड़ी बात, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा हिंदुओं की बात करते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि पीएम मोदी की लोकप्रियता भी एक बड़ा फैक्टर है, याद है आपको। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को भी साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है तो वह है पीएम मोदी। ऐसे में वो पीएम मोदी की तारीफ करते रुकते नहीं हैं। साल 2020 का वक्त था जब अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप भारत आए। तब उन्होंने नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में पीएम मोदी के लिए क्या कहा था, ये आपको सुनना चाहिए। The life of Prime Minister Modi underscores the limitless promise of this great nation. He started out by his father's side as a chihuahua, a tea seller. When he was a young man, he worked at a cafeteria in this city. Stand up. Everybody loves him, but I will tell you this, he's very tough. तो देखा, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप में क्या समानता है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश प्रथम की बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेशन फर्स्ट पर फोकस किया। दर्शक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद के खिलाफ सख्त हैं। आतंकवाद के खिलाफ सख्ती की बात डोनाल्ड ट्रंप ने भी कही। हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी हिंदुओं पर जो अलग अलग जगह देशों में हमले हो रहे हैं उसकी निंदा की, बांग्लादेश में जिक्र किया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत का सपना लिए चल रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी ग्रेट अमेरिका बनाने का सपना दिखाया है और इसलिए दोनों समानताएं। लेकिन अब दोनों जगह, एक जगह मोदी सरकार और दूसरी जगह ट्रंप सरकार आ गई है। अब देखना यही होगा कि कैसे अलग अलग तरह से जो वादे किए गए हैं उसे ट्रंप निभाते हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज की एक और बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। ये खबर सामने आई है राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के पश्चिम विहार वेस्ट के राज मंदिर आउटलेट पर 3 हमलावरों ने फायरिंग की है। दर्शक, वारदात के बाद तीनों हमलावर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि दोपहर में पीसीआर कॉल के जरिए पुलिस को जानकारी मिली राज मंदिर आउटलेट पर 3 लोग फायरिंग कर रहे हैं, जिसमें दुकान का कांच भी टूटा है। देखिए आप जरा। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मौके से खाली कारतूस और जो सबूत बरामद किए गए, जांच उसकी की जा रही है। पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि विदेश में बैठे गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग की तरफ से यह हमला किया गया है। राज मंदिर के मालिक को फोन आया था और 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई। इसके बाद आज शूटर्स ने फायरिंग को अंजाम दिया। अब पुलिस इस मामले में कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है और आसपास जो सीसीटीवी लगे हैं उन्हें भी खंगाला जा रहा है। हमारे सहयोगी साहिल ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त मैं मौके पे मौजूद हूं। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मीराबाग इलाका लगता है, पश्चिम वेस्ट थाने का राज मंदिर हाइपर मार्केट। आज दोपहर तकरीबन 2:30 बजे के आसपास 3 हमलावर आते हैं, पिस्टल निकालते हैं और फ्रंट गेट पे जो है ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौके से फरार हो जाते हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस को जानकारी दी जाती है। पुलिस टीम मौके पर पहुँचती है और अभी की ताज़ा अपडेट दिखाना चाहूँ तो देख सकते हैं डीसीपी, स्पेशल सीपी और ज्वाइंट सीपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और बारीकी से जांच की जा रही है। फिलहाल दर्शकों, न्यूज का एक्सट्रीम इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक, जानकारी भरी और सावधान करने वाली खबरों के साथ। नमस्कार।